हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल बेंगलुरु में। दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी ने कांस्टेबल जनरल ड्यूटी यानी जीडी के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन की तमाम छोटी और बड़ी बातों पर आज की इस वीडियो में नज़र डालेंगे। ये एक बम्पर वैकेंसी है, इसलिए आप इस वीडियो को जरूर देखिए, अच्छे से देखिए, ध्यान से देखें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए। चलिए, बहुत ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जो नोटिफिकेशन है, यही ऑफिशियल नोटिफिकेशन एसएससी की तरफ से जारी किया गया है। इसी पे जहाँ जहाँ येलो कलर में अंडरलाइन है, वो इस नोटिफिकेशन की बड़ी बड़ी बातें हैं। वो हम आपको एक ओवरव्यू देने का यहाँ से कोशिश करेंगे। अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस नोटिफिकेशन को आप अच्छे से और ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सबसे ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे डेट ऑफ फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 24 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। 24 नवंबर से इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन वो स्टार्ट हो चुका है और 31 दिसंबर 2023 तक चलेगा। ठीक है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 31 दिसंबर को लास्ट टाइम रहेगा रिसीट का। ठीक है। लास्ट डेट ऑफ टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट। अब जो फ़ीस पेमेंट करने की आखिरी तारीख रहेगी वो रहेगी 1 जनवरी 2024 रात को 11 बजे तक। ठीक है। डेट ऑफ विंडोज़ फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस। 2 दिन का विंडो मिलेगा आपको। अगर आपसे फॉर्म भरते वक्त कोई मिस्टेक हो गई है तो वो आप करेक्ट कर सकते हैं। 4 जनवरी से लेकर के 6 जनवरी के बीच में आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, और जो करेक्शन चार्जेस होंगे वो भी आपको इन दोनों दिनों में ही पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। बाकी इसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन है, उसको शेड्यूल किया गया है फरवरी और मार्च में, तो वो आपको नोटिफाई किया जाएगा, या आप एसएससी की वेबसाइट में रेगुलर आप चेक करते रहिएगा एक बार फॉर्म भरने के बाद, तो वहाँ से आपको बाकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। चलिए, इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए, कुछ चीज़ें यहाँ पे अंडरलाइन नहीं हो पाई हैं, हम उसको अंडरलाइन करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट ऑफ, यहाँ तक का हम देख लेते हैं। चलिए, पोस्ट ऑफ जनरल कांस्टेबल जनरल ड्यूटी किस में किस किस डिपार्टमेंट में निकली है। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स एसएसबी एसएसएफ, और राइफलमैन जनरल ड्यूटी इन आसाम राइफल। ठीक है। इतने विभागों के लिए इसमें जगह निकली है, इसीलिए हमने शुरुआत में ही कहा था कि ये बम्पर वैकेंसी है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे ये एक मेन पॉइंट है कि जो आपका एप्लीकेशन होगा वो ऑनलाइन मोड में ही भरा जाएगा। ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन जो होगा वो टोटल हिंदी इंग्लिश मिला करके 13 रीजनल लैंग्वेज में होगा, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू रहेगी। ठीक है। इसमें कुछ कुछ जगह पे हमसे लगता है कि अंडरलाइन करने में मिस हो गया। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको बताते जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन या रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन डीएमई और आरएमई विल बी शेड्यूल्ड एंड कंडक्टेड बाय सीए पीएफएस। ठीक है। तो ये सब आपके टेस्ट होंगे, उसके बाद ही आपको पोस्टिंग दी जाएगी। ठीक है। चलिए, ये आपको यहाँ पे ज़रूर देखने रहेंगे अक्षर आपके 11 और अक्षर 12 जो रहेंगे। बाकी इसके लिए लिस्ट ऑफ नेमिंग बॉर्डर गार्डिंग डिस्ट्रिक्ट एंड मिलिटेंसी नक्सल अफेक्टेड एरिया, अगर आप वहाँ से बिलोंग करते हैं या उस तरह आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जा कर के देख सकते हैं। ठीक है। चलिए, और हम देख लेते हैं कुछ कुछ ज़रूरी बातें। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि बहुत ज़रूरी बात यहाँ पे है, जो पे स्केल है वो आपका लेवल 3 रहेगा, जहाँ पे 21,700 रुपये से जो आपकी पेमेंट है वो स्टार्ट होगी और 69,100 रुपये तक जाएगी, करीब करीब आप मान लीजिए 70,000 रुपये तक जाएगी। हम क्यों कह रहे थे कि ये बम्पर वैकेंसी है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो वैकेंसी है इसमें टोटल 26,146 पद हैं। डिफरेंट ऐसा आप फोर्स देख सकते हैं, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, एसएसएफ, ये सभी फोर्सेस हैं। ठीक है। मेल कैंडिडेट्स की ये हैं और यहाँ पे है फीमेल कैंडिडेट की। ठीक है। इन सभी को डिफरेंट कैटेगरी वाइज आप डिवाइड किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप जिससे भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं। एक मैं आपको बता देता हूँ, जैसे सीआईएसएफ है
तो मेल के लिए अगर आप देखें तो एससी के लिए 1506 पद हैं, एसटी के लिए 974, ओबीसी के लिए 2196, ईडब्ल्यूएस जो हमारे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनके लिए 1086, अनरिजर्व के लिए 4151। टोटल जो मेल के पद हैं सीआईएसएफ के लिए वो है 9913। इसी तरह फीमेल में देखें तो एससी के लिए 164, एसटी के लिए 103, ओबीसी के लिए 244, ईडब्ल्यूएस के लिए 125, अनरिजर्व के लिए 476। टोटल महिलाओं के लिए सीआईएसएफ में पद हैं 1112। तो टोटल जो पद सीआईएसएफ ने सृजित किए हैं मेल फीमेल दोनों के लिए वो हैं 11,025। इसी तरह आप बाकी फोर्सेस का भी देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज मेल फीमेल की आप देख सकते हैं। ये एक बम्पर वैकेंसी है तो आप इसमें भाग जरूर लीजिएगा। चलिए ठीक है। द वैकेंसीज आर टेंटेटिव, एनी चेंजेस इन नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी इंटीमेटेड थ्रू द वेबसाइट ऑफ कमीशन। वैकेंसी जो है वो मतलब नंबर जो है 26,000 जो हमने आपको बताया वो एक टेंटेटिव है। इसका मतलब ये है कि इसमें बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं। अगर कमीशन को लगता है कि हमें और लोगों की रिक्रूटमेंट है तो बढ़ भी सकती है, और उनको लगेगा कि कम है तो इसके लिए घट भी सकती है। ठीक है। 10% वैकेंसीज आर एमार्क्ड फॉर एक्स सर्विसमैन। इसमें से जो 26,000 अब 146 पद हैं, इसमें 10% जो वैकेंसीज़ हैं वो एक्स सर्विसमैन के लिए रखी गई हैं। ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। नेशनलिटी सिटीजनशिप, जो नेशनलिटी हो या सिटीजनशिप होनी चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। मिनिमम आपकी 18 और अधिकतम 23 वर्ष की उम्र होनी चाहिए 1 जनवरी 2024 को। मतलब आपकी जो मिनिमम उम्र और मैक्सिमम उम्र है उसकी गणना 1 जनवरी 2024 से की जाएगी। ठीक है। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर 2 जनवरी 2001 एंड लेटर देन 1 जनवरी 2006। ठीक है। इन नॉर्मल कोर्स आप देख सकते हैं। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी देख सकते हैं। अपर एज लिमिट जो है हमारी SC/ST के लिए 5 साल रखी गई है, OBC के लिए 3 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल, चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम किलिंग इन द 1984 राइट्स और कम्युनल राइट्स ऑफ 2002 इन गुजरात। जो 1984 के दंगे हुए थे और जो 2002 के गुजरात दंगे हुए थे, उनमें जो बच्चे हैं या डिपेंडेंट्स हैं जो मतलब किसी के ऊपर आश्रित रहे और जिनकी मृत्यु हो गई, तो उनके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन रखा गया है। और ये जो है वो अनरिजर्व और EWS के लिए है। ठीक है। इसी तरह अगर यही जो 1984 के दंगा पीड़ित के बच्चे या डिपेंडेंट हैं या कम्युनल राइट जो गुजरात में हुए थे 2002 के दंगे, उनमें से जो OBC कैटेगरी के हैं उनके लिए 8 साल रखी गई है। ठीक है। इसी तरह देखिए SC/ST से अगर उसी दंगों में जो बिलोंग करता है उनके लिए 10 वर्ष की एज रिलैक्सेशन रखी गई है। ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं द डेट ऑफ बर्थ फिल्ड बाय एप्लीकेशन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी सेम रिकॉर्ड। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो आपके मार्कशीट में लिखा गया है डेट ऑफ बर्थ वही आप यहाँ पे लिखिएगा, नहीं तो बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। चलिए हम आगे देख लेते हैं कुछ और एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पे जितने भी चीज़ें वहाँ पे लिखी थी, जैसे एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है किस किस तरह से उनके द्वारा एक्स सर्विसमैन को पात्रता दी जाएगी। ठीक है। आप बाकी इधर पढ़ सकते हैं, ये सब चीज़ें हैं। चिल्ड्रंस मीन जैसे बच्चों के लिए अब यहाँ पे डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर, जैसे हमने वहाँ पे दिया था कि 1984 के जो दंगा पीड़ित हैं या 2002 के गुजरात दंगा पीड़ित हैं उन सभी के डिपेंडेंट्स के लिए भी है। सब कुछ यहाँ पे डिटेल में मेंशन किया गया है। ठीक है। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स, जितने भी आप रिजर्वेशन कैटेगरी से जो अभ्यर्थी हैं वो बिलोंग करते हैं उनका सर्टिफिकेट प्रोसेस और फॉर्मेट क्या होगा वो भी यहाँ पे पूरा डिटेल में दिया गया है। आप एक बार अच्छे से पढ़िए अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप देखें तो सीधा सीधा लिखा गया है कि 10वीं पास होना चाहिए कि किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। ठीक है। बाकी आप चीज़ें यहाँ पे पढ़ सकते हैं नीचे। आगे देख लेते हैं। चलिए इंसेंटिव टू NCC सर्टिफिकेट होल्डर, जिन्होंने NCC का सर्टिफिकेट ले रखा है उनके लिए भी यहाँ पे दिया गया है। NCC का C टेस्ट सर्टिफिकेट जैसे है, B है, A है किसी के पास, तो उनके लिए क्या बोनस या इंसेंटिव दिया जाएगा वो आपके सामने लिखा हुआ है। आप अगर बिलोंग करते हैं जो NCC जिन्होंने किया है सर्टिफिकेट लिया है वो यहाँ पर देख सकते हैं अपना। ठीक है। चलिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आप ssc.nic.in के थ्रू आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जा कर के और
इसको अप्लाई करिएगा। उससे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा लीजिएगा, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप खुद से करेंगे तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और अगर नहीं करते हैं, किसी नज़दीकी कियोस्क से करवाते हैं, तो वो उनको जानकारी होगी, वो आपको गाइड कर देंगे। ठीक है, बाकी आपको एनेक्चर सारे पढ़ने पड़ेंगे, एनेक्चर 1, एनेक्चर 2, 1A और 2A, इन सभी को आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे फोटोग्राफ्स के फॉर्मेट दिए गए हैं, कैसे होना चाहिए, कितने KB की होनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। ठीक है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज इन देयर ओन इंटरेस्ट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन मच। यहाँ पे सीधा सीधा लिखा गया है कि आप आखिरी तारीख का इंतज़ार मत कीजिएगा, 31 दिसंबर का इंतज़ार मत कीजिएगा। हो सकता है कि वहाँ पे कई लोग एप्लीकेशन भरने जाएँ, फॉर्म भरने जाएँ, और भीड़ भाड़ होने के चक्कर में सर्वर डाउन हो जाए या वेबसाइट क्रैश हो जाए, तो उस स्थिति में आपका फॉर्म अगर नहीं भर पाएगा तो फिर उसके लिए SSC रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। इसलिए आप पहले ही फॉर्म ज़रूर भरें, आखिरी डेट का इंतज़ार ना करें। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस क्या है। एप्लीकेशन फ़ीस में देख सकते हैं, वुमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST एक्स सर्विसमैन जो हैं वो लोग फ़ीस से एग्जेम्प्टेड हैं, मतलब उनकी कोई फ़ीस नहीं लगती। इसके अलावा जितने भी कैटेगरी वाले हैं उन सभी के लिए 100 रुपये की फ़ीस रखी गई है। ठीक है, फ़ीस को आप भीम UPI, नेट बैंकिंग, वीज़ा, मास्टर कार्ड, मास्टर रुपए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी भी माध्यम से आप पे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं विंडोज़ फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन। जैसा हमने शुरुआत में ही बताया था कि 4 तारीख से लेकर के 6 तारीख के बीच, मतलब 2 से 3 दिन का टाइम आपको मिलेगा, आप करेक्ट कर सकते हैं। रात को 11 बजे तक खुला रहेगा। इसमें आपको शुरुआत में जैसा आपने करेक्ट किया तो आप 200 रुपये आप उसमें लगेगा पहली बार करेक्शन में, लेकिन अगर आप करेक्ट करने पे दोबारा गलती कर जाते हैं तो फिर दोबारा आपको 500 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा दोबारा करेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। चलिए कुछ आगे देख, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन देख सकते हैं आप। सेंटर ऑफ, यहाँ पे देख सकते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है, ये आपके रीजन है, और रीजन में कौन सा स्टेट लगता है वो, जैसे भागलपुर है, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, ये कौन सा सेंट्रल रीजन में लगता है। और इसमें जो स्टेट हैं वो बिहार और उत्तर प्रदेश लगते हैं। एड्रेस देख लीजिए आप रीजनल ऑफिस, और उसकी वेबसाइट क्या है। जैसे रीजनल डायरेक्टर CR, मतलब सेंट्रल रीजन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसका जो एड्रेस है वो प्रयागराज का है। ठीक है, महात्मा गांधी मार्ग, सिविल लाइंस, केंद्रीय सदन। ठीक है, इस तरह आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं वहाँ आप देख सकते हैं, हर राज्य के लिए दिया गया है यहाँ पे रीजन वाइज। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, और उसमें जो सब्जेक्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे सब्जेक्ट क्या है, पार्ट 1 पार्ट A B C D हो। पार्ट A में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, पार्ट B में जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस है, पार्ट C में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, और हिंदी और इंग्लिश है पार्ट D में। ठीक है, सभी में 20-20 क्वेश्चन रहेंगे, 40-40 मार्क्स रहेंगे, और आप उसको करने के लिए आपको 60 मिनट मतलब 1 घंटे का टाइम दिया गया है। नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.25 हर क्वेश्चन के लिए, रॉन्ग आंसर के लिए होगा। ठीक है, द डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इन्फॉर्म टू कैंडिडेट ओनली थ्रू द वेबसाइट ऑफ कमीशन। इसलिए अगर आप एक बार फॉर्म भर देते हैं तो उसके बाद आप कंटिन्यू वेबसाइट चेक करते रहिएगा, वहाँ पे आपको डेट ऑफ एग्जामिनेशन बता दी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बाकी आप चीज़ें पढ़िएगा अच्छे से और ध्यान से। सलेबस क्या है इस एग्जामिनेशन का, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है। ठीक है, आप इसमें पूरा देख सकते हैं क्या क्या पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं पढ़ने। इसके बाद जो होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, क्या क्या होना है ये आप चीज़ें पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे हम मेन चीज़ पे नीचे आते हैं कि जैसे रेस होनी है। ठीक है, तो रेस में मेल और फीमेल दोनों के लिए है, और इसमें रिमार्क जरूर आप पढ़िएगा। देखिए, फॉर कैंडिडेट अदर देन दोज बिलोंगिंग टू लद्दाख रीजन, उन लोग के लिए ये क्राइटेरिया है जो लद्दाख के अलावा रीजन से बिलोंग करते हैं। जैसे मेल में 5 किलोमीटर आपको 24 मिनट में भागने रहेंगे, फीमेल को 1.6 किलोमीटर भागने रहेंगे 8.5 मिनट में। ठीक है, ये लद्दाख के बाहर वालों के लिए है। वही जो लद्दाख के कैंडिडेट्स हैं उनको 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में भागना रहेगा, और 800 मीटर ये मेल का है, और फीमेल के लिए है 800 मीटर 5 मिनट में। ठीक है, चलिए हम और नीचे देख लेते हैं। फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होगा, जैसे हाइट है, तो जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी हाइट होगी 170 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, और फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी 157 से कम नहीं होनी चाहिए। इसमें रिलैक्सेशन भी दिया गया है। ठीक है, ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ST के लिए जो अगर मेल है तो 162.5 है, फीमेल के लिए 150 है। ठीक है,
ऑल कैंडिडेट ट्राइब ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं वहाँ के एसटी जो कैंडिडेट है उनके लिए 157 है मेल के लिए, और फीमेल के लिए 147.5 है। ठीक है, इसी तरफ देखें कि ऑल शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट जो एसटी के कैंडिडेट हैं जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट हैं, जहाँ जहाँ मतलब आप कह सकते हैं कि नक्सलवाद से प्रभावित है, वहाँ के लिए जो कैंडिडेट हैं उनमें मेल के लिए 160 सेंटीमीटर मांगा गया है और 147.5 फीमेल के लिए। ठीक है, कैंडिडेट फॉलोइंग इन कैटेगरीज ऑफ गढ़वाली, कुमाऊं, डोगरा, मराठा एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू स्टेट यूटी ऑफ असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, उनके लिए 165 मेल के लिए है, 155 फीमेल के लिए है। ठीक है, ऑल कैंडिडेट हेलिंग टू नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एवं त्रिपुरा, इनके लिए मेल के लिए 162.5 और महिलाओं के लिए है 152.5। ठीक है, इस तरह आप देख सकते हैं बहुत सारे लिए गए हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं इधर पे कि कैंडिडेट हेलिंग फ्रॉम गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन जीटीए, फिर इधर आप देख सकते हैं सारे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स वहाँ पे दिए गए हैं, उनके लिए 157 मेल के लिए है, 152.5 फीमेल के लिए है। ठीक है, चेस्ट अब देख लेते हैं। चेस्ट में मेल कैंडिडेट के लिए आप देख सकते हैं अनएक्सपेंड बिना फुलाए हुए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुलाने के बाद मिनिमम एक्सर्शन कम से कम। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो रिलैक्सेशन है वो दिया गया है, इसमें फ़ीमेल के लिए लागू नहीं होता है, तो फीमेल यहाँ पे ना देखें, और मेल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं रिलैक्सेशन किन किन कैटेगरी को मिलेगा और कितना कितना आपको दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वेट भी देख सकते हैं प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज एज़ पर मेडिकल स्टैंडर्ड। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। चलिए मेडिकल एग्जामिनेशन फिर देख सकते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन होगा एट द टाइम ऑफ डीएमई मतलब डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विल बी वेरीफाइड। ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने पड़ेंगे, आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यही सब डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे लगाने पड़ेंगे वेरीफाई करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं हम थोड़ा सा। ठीक है, अमूमन मोड ऑफ सिलेक्शन आप देख सकते हैं, जैसे हमने शुरुआत में ही बताया था, रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ CBE कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, PST फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट, PET मेडिकल एग्जामिनेशन, DME या RME एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो टोटल जो आपका ये सिलेक्शन होगा वो 5 चरणों में होगा। इसके नीचे आप कट ऑफ मार्क देख सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे देख सकते हैं। NCC वालों के लिए सबके लिए पहले ही हमने इस चीज़ के बारे में बात कर ली है, फिर भी आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, इस प्रायोरिटी में आपको सिलेक्शन देना पड़ेगा, प्रेफरेंस देना पड़ेगा। जो फोर्सेस हैं BSF के लिए A, CISF B, C, D, E, F और H। ठीक है, लास्ट में। चलिए बाकी देख सकते हैं ये सब चीज़ें जो ब्लैक में जहाँ जहाँ पे इसको बोल्ड में डिनोट किया गया है, ये आप एक बार अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। वैसे आपको फॉर्म तो पढ़ना ही है, लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं इनको अच्छे से एक बार ध्यान देना, बाकी आप नोटिफिकेशन ज़रूर एक बार अच्छे से पढ़िएगा। चलिए और देखते हैं हम। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी और मिसकंडक्ट। अगर आप गलत जानकारी देते हैं तो आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट पीरियड मतलब आप इतने साल तक आप नहीं भर पाएंगे। ठीक है, जो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये गलती अगर करेंगे इधर, ये सब टाइप ऑफ माल प्रैक्टिसेस है, अगर ये सब गलती करते हैं तो के सामने आपके लिए सज़ा लिखी हुई है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा एक बार आप लोग सभी, है ना, ये सब दिए गए हैं, आप एक बार अच्छे से इनको ध्यान से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं और जो मेन बातें थी वो हमने लगभग बता दी हैं, और आप ये सब चीज़ों को कि आप इसको पढ़ते रहिएगा। हम ये बार बार रिपीट करते हैं कि आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। ये आपके रीजनल हेल्पलाइन सेंटर है, अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो यहाँ पे आप इन जो आपके रीजन है वहाँ पे आप इनको कॉल करके और आप हेल्प इसमें ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रोसीजर फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, अगर आप खुद से भरते हैं तो आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जैसे हमने शुरुआत में ही बताया था, बिना उसके पॉसिबल नहीं होगा। तो पहले आप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करिएगा। ठीक है, आप वेबसाइट में जा करके SSC की वेबसाइट में जा करके रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, बाकी चीज़ें जो पूछा गया है वो देखा जाएगा। और यहाँ पे नीचे वेबसाइट के कुछ स्क्रीनशॉट्स भी दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। जैसे ये है बेसिक डिटेल है, आपको ये सब भरना पड़ेंगे। इस तरह से आपको दिया भी गया है इसमें कि आपको फॉर्म किस तरह भरना है। अगर आप खुद से भर रहे हैं तो यहाँ पे गाइड भी किया गया है कि आप एक बार अच्छे से इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप इस तरह इसको देख सकते हैं पूरा।
एक डिटेल में बताया गया है, स्क्रीनशॉट रख रख के इसमें बताया गया है कि आप किस तरह इसको फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, पार्ट 2 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। पहला फॉर्म जो हम बताया था, पार्ट 1 जो था वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन था, उसके बाद ये सेकंड जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है। ठीक है, चलिए आप इसको भी एक बार अच्छे से देख लीजिएगा कैसे आपको भरना है, और इसमें डिटेल में बताया भी गया है, स्क्रीनशॉट्स लगे हुए हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ठीक है, बाकी नीचे जो है वो फ़ोटो किस तरह से होगी, जैसे एक्सेप्टेबल फ़ोटो इस तरह होगी, बाकी जो नीचे जितने भी सैंपल दिए गए हैं वो फ़ोटो उस तरह एक्सेप्टेबल नहीं होगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपको एक बार फॉर्म ज़रूर पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद सबसे लास्ट में सारे सर्टिफिकेट है, अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सभी के लिए फॉर्म है नीचे, वो आपको भरना पड़ेगा और रेलेवेंट अथॉरिटी से आपको इसको अथोराइज करवा के लगाना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। तो ये था इस नोटिफिकेशन की तमाम छोटी और बड़ी बातें, और जैसा कि हम शुरुआत से ही रिपीट कर रहे हैं, एक बार हम फिर लास्ट में रिपीट करेंगे कि अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आप इस नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से और ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा। खुद से भर रहे हैं तो आपके लिए सबसे लास्ट में डिटेल्स दी हुई हैं कि आपको किस तरह से फॉर्म भरना है। अगर आप नज़दीकी कियोस्क से भरवा रहे हैं तो आप वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, जो फॉर्म भर रहे होंगे वो आपको पूरी तरह से गाइड कर देंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको वो जानकारी पसंद आई होगी, और इस नोटिफिकेशन की जो भी इम्पोर्टेंट लिंक्स हैं, चाहे ये डिटेल जो नोटिफिकेशन है इसका भी आपको लिंक आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जहाँ से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आपको कहीं बहुत ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिएगा जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं या फोर्सेस में जाना चाहते हैं, तो उनके बीच इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा। हम फिर मिलेंगे इस नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।